हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं मार्ट टूरिस्ट की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम उसकी पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करता है। यानी हम आज समझेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम एक छोटा सा सिंपल डायग्राम देखेंगे और उसी में हम आगे की कहानी समझेंगे। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पोर्शन। अब अब यहाँ पे हमको समझने वाली बात यह है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने को कौन मिलेगा? फेरिंग्स मिलेगा। फेरिंग्स के बाद अगली चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद अगली चीज़ आएगी ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जो अपने को चीज़ मिलेगी वो मिलेगी ब्रोंकस। यहाँ पे क्या हिस्सा होते हैं? ये दोनों जो ब्रांच दिख रही है, ये ट्रेकिया और ट्रेकिया दो पार्ट्स में बट रही है। ट्रेकिया जब दो पार्ट्स में बढ़ती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस कई सारी ब्रांचेस में बटेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकियोल्स कई सारी ब्रांचेस के रूप में अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है और इनके एंड में अपने को ये क्या चीज़ दिख रही है? एल्वियोलाई। ये सब क्या होते हैं? एल्वियोलाई, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हमारी गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया दो भागों में बट गई तो ये क्या बना? ब्रोंकस। ब्रोंकस कई सारे भागों में बट रहा है तो ये क्या हो जाता है? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स जाके खत्म होते हैं किस पे? एल्वियोलाई पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहली दो हमको फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, हमारे दो लंग्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या चीज है? लंग्स। और लंग्स जो होते हैं वो टिके होते हैं किस पे? डायफ्राम पे। यानी किसका सपोर्ट मिला होता है इनको? डायफ्राम का। ठीक है, अब ये डायफ्राम का सपोर्ट जो है, ये ब्रीदिंग जब हम करते हैं यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है किनको? हमारे लंग्स को। अब यहाँ एक और चीज देख सकते हैं कि राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है, यानी राइट साइड का फेफड़ा जो होगा वो बड़ा होगा और लेफ्ट साइड का जो होगा वो छोटा होगा। और राइट साइड में अपने को कितने लोब्स मिलेंगे? 3 लोब्स मिलेंगे। और लेफ्ट साइड में कितने लोब्स मिलेंगे? 2 लोब्स मिलेंगे। 2 लोब्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमको एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब देखिए, इसके बाहर एक लेयर अपने को मिलती है। एक ही साइड हम देख लेते हैं, दो साइड बनाने की बजाय। जो हमारे लंग्स है, इन लंग्स के बाहर की साइड पे अपने को एक लेयर दिखाई देती है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में तुमको क्या दिखाई देगा? प्लूरल फ्लूइड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों? फ्लूइड, फ्लूरल, सॉरी, प्लूरल फ्लूइड दिखाई देगा। और ये प्लूरल फ्लूइड और प्लूरल मेम्ब्रेन करती क्या है? मुद्दा ये है। तो ये हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उस सब पे आपको एक अलग अलग प्रकार की लेयर देखने को मिलेगी। वैसे ही हमारे लंग्स पे भी अपने को एक लेयर दिखाई देती है जो क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि शॉक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। कौन? हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड। ठीक, तो ये तो चीज हो गई हमारी स्ट्रक्चर की बाहरी। अब लंग्स की अगर आगे की ओर बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को इन दोनों के बीच में एक हिस्सा दिखाई देगा खाली, और यहाँ पे हमको क्या मिलता है? हमारा हार्ट मिलता है। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है जहां पे हमारे लंग्स होते हैं, ये कौन सा हिस्सा कहलाता है बॉडी का? थोरैसिक रीजन। कौन सा रीजन कहलाता है? थोरैसिक रीजन, जो कि एनक्लोज्ड होता है किनसे? रिब्स से। यानी ये रिब केज से क्या होता है? पूरी तरह से कवर्ड होता है।
यानी रिबकेज क्या करने का काम करती है, इसको बचाने का काम करती है बाहरी जो या एक्सटर्नल जितने भी इफेक्ट्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम कहाँ से, ब्रोंकियोल से। ब्रोंकियोल्स जो फाइन ब्रांचेस में बढ़ती है तो वो खत्म होती है किस पे, एल्वियोलाई पे। और एल्वियोलाई जो है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, बलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि नॉर्मली हम बलून देखते हैं तो वो कैसा होता है, इन्फ्लेटेड बलून को जब हम देखेंगे तो उसकी वॉल्स कैसी दिखाई देती है, अपने को थिक दिखाई देती है, मोटी। लेकिन जैसे ही आप उसमें हवा भरेंगे तो उसकी वॉल्स कैसी होने लगेगी, पतली होने लगेगी। सेम चीज किसके साथ होती है, हमारे एल्वियोलाई के साथ, कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या एंटर हुई है, हाँ, एयर एंटर हुई। और इस एयर की वजह से हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उन लंग्स के एल्वियोलाई में भी वो हवा भरती है। एक्चुअल में एल्वियोलाई ही फूलते हैं। और लंग्स की यूनिट ही किसको कहते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स किसको कहा जाता है, एल्वियोलाई को ही कहा जाता है यूनिट ऑफ लंग्स। तो यूनिट ऑफ लंग्स कौन हो गई हमारी, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई जो है जैसे ही ये फूलेगी, इसकी वॉल्स जो है वो, ये मान लिया कि ये कैसे टाइप का एल्वियोलाई दिख रहा है अपने को, इसमें हवा नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें हवा जाएगी तो इसकी वॉल्स जो है वो कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। यानी ये वाला जो पहला हिस्सा था ये कैसा था, ये हवा नहीं थी इसमें, लेकिन दूसरे वाले में इसमें हवा है। और जब इसमें हवा भरती है तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो जाती है, कौन सी, डिफ्यूजन की। अब जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है तो इसके आसपास से हमें क्या जाते हुए दिखाई दे रही है, कई सारी आर्टरीज और वीन्स। और आर्टरीज इससे क्या ले लेती है, ऑक्सीजन ले लेती है। और वीन्स इसको क्या दे देती है, या कहें कि वीन्स इसको क्या दे देती है, CO2। और इससे क्या ले लेती है, ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, हमारी आर्टरीज में। और आर्टरीज वो प्योर ब्लड लेके चली जाएगी किसके पास, हार्ट के पास। अब मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, तो याद रखिएगा कि गैसियस एक्सचेंज हमारे लंग्स के कौन से पार्ट में होता है, तो कौन से पार्ट में होता है, एल्वियोलाई में होता है, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, ब्रोंकियोल्स के एंड में। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड है, इसके पास भी है। ऐसा नहीं कि ये जो एक साइड बनाया बस एक ही साइड हमारे लंग्स में ऐसे एल्वियोलाइज होते हैं, दोनों ही तरफ होते हैं। लेकिन हमने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया, इस कारण से एक ही साइड इसको बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या याद रखना है कि एयर जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है बच्चों, नोस्ट्रिल से। कहाँ से आती है, नोज, और नोज से कहाँ जाती है, नोस्ट्रिल्स में। और नोस्ट्रिल्स से ये कहाँ पहुंचेगी, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से कहाँ पहुंचेगी, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से इसको कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, ब्लड में। अब एक बार इसको पूरे एक चार्ट के रूप में हम देख लेते हैं फटाफट से कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो एटमॉस्फेयर से क्या निकल के आई है, एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्या निकल रही है, एयर निकल रही है। और ये एयर जो है एयर हमने इनहेल की किसके थ्रू, नोज। नोज में ही दो भाग होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल। और नोस्ट्रिल से ये कहाँ पहुंच रहा है, फेरिंग्स रीजन में। कौन से रीजन में, फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स रीजन से कहाँ पहुंच रहा है, लैरिंग्स में। और लैरिंग्स से कहाँ पहुंच जाएगा, ट्रेकिया में, यानी कि हमारी श्वास नली में। और ट्रेकिया जब दो भागों में डिवाइड हो जाएगी तो इसको हम क्या कह देते हैं, ब्रोंकस। क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्रोंकस। और ब्रोंकस से ये आगे की ओर जाएगी कौन से हिस्से में, लंग्स के इंटीरियर पार्ट में, यानी कि ब्रोंकियोल्स में एंटर करेगी। और ब्रोंकियोल्स से ये कहाँ लास्ट में पहुंचेगी, एल्वियोलाइस में। अब एल्वियोलाई में क्या स्टार्ट हो जाता है, एल्वियोलाई में कौन सी प्रोसेस होती है, गैसियस एक्सचेंज की। और गैसियस एक्सचेंज में क्या दिखेगा अपने को कि यहां से ऑक्सीजन क्या कर ली गई है, ले ली गई है। और CO2 क्या कर दी गई है, दे दी गई। अब CO2 बॉडी से इसी तरीके से क्या कर दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। और
अगली चीज अपने को यहाँ पे क्या दिखाई देगी कि एल्वियोलाई से ब्लड जो है वो कहाँ पे मिक्स हो चुका है, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में ये ब्लड मिलने ऑक्सीजन मिलने के बाद इसको कहाँ पहुंचाया जाएगा, सेल्स तक। और सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है और यहां से ले ली जाती है क्या चीज, CO2। और ब्लड वेसल्स में हमें एक कंपोनेंट देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, इस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब यहां याद रखना कि जब जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिक्स होगा तब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन होगा किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तब हम बोल लेंगे किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। तो दोनों चीजें याद रखना कि जब इसके साथ में ऑक्सीजन मिल रही है तब हमने क्या बोल दिया इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तब हमने इसको क्या बोल दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो याद रहेगा। अब यहां से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंच गई कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ना दो प्रोसेस होती है। तो पहली प्रोसेस जो है जहां पे ग्लूकोज पहुंच चुका है, कहां से पहुंचा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इस ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, अलग अलग भाग में तोड़ा जाएगा, यानी कि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब ऐसा होगा तब हम देखेंगे कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी अब यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमें कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेगी, दो। पहली तो मिलेगी ग्लाइकोलिसिस और दूसरी मिलेगी क्रैब साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना, हमेशा याद रखना कौन से मीडियम में होती है, एनारोबिक। यानी यहां पे ऑक्सीजन का एब्सेंस देखने को मिलेगा। अब इस ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, धीरे देखो, अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। लेकिन अपने काम का नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ इतने डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पे सिर्फ क्या पूछेगा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, पाइरुवेट का। किसका फॉर्मेशन होता है, पाइरुवेट का। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पाइरुवेट का या पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स जब बन रहे हैं तब यहाँ पे दो एटीपी क्या हुई है, स्पेंड हुई है इसको बनाने में, यानी खर्च हुआ है। लेकिन टोटल एटीपी का गेन कितना हुआ है, 4 एटीपी का गेन हुआ है। तो भैया हमारा नुकसान और जो प्राप्ति हुई है उन दोनों को मिला के हम देखते हैं तो ग्लाइकोलिसिस से कितना एटीपी का नेट प्रॉफिट होता है, 2 एटीपी का। यानी यहाँ पे बन गई कितनी, 2 एटीपी, मतलब 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, प्लस साथ साथ में क्या बना, पाइरुविक एसिड बना। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। अब होगा क्या कि ये पाइरुविक एसिड कहां पहुंचाया जाएगा, क्रैब साइकिल में। और क्रैब साइकिल में जब ये जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन भी रहेगी। यानी अब कौन सा रिएक्शन होगा, एनारोबिक रिएक्शन होगा। और ये पूरी साइकिल क्या होगी, कंप्लीट होगी। तब हम देखेंगे कि टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 36 एटीपी का। अब इस साइकिल में हमको ये याद नहीं रखना है कि कौन सी स्टेप्स हो रही है, कौन सी सारी चीजें हो रही, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। ये नीट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं तो इतना ज्यादा डिटेल में हमसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, बस ये याद रखना कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 36 एटीपी का। अब देखो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, 2 तो हमको मिल गई कहां पे, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी। और टोटल यहाँ पे कितनी एटीपी मिल रही है, 36 एटीपी। तो दोनों से मिलके कितना एटीपी बना, 38 एटीपी। तो नेट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी का। ठीक है, लेकिन यहाँ ना एक चीज है कि ये एटीपी के ही फॉर्म में हमको नहीं दिख रही, हमारी बॉडी उसको बाद में कन्वर्ट करेगी। इसमें तुमको अलग अलग फॉर्म दिखेंगे, जैसे NADH,
जैसे कि FADH, जैसे कि ADP, ऐसे फॉर्म्स तुमको मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारी बॉडी इसको किस में कन्वर्ट कर लेगी? ATP में। तो इस कारण हम कह देते हैं कि हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 38 एटीपी का। अब ये एटीपी क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो किसको स्पेंड करने पे हो रहे हैं? तो इस एटीपी को स्पेंड करने में। ठीक है, तो इतनी चीज में हमें कोई डाउट है? चलिए, तो अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से कितने एटीपी का नेट गेन हो रहा है? 2 एटीपी का। और क्रैब साइकिल से कितने एटीपी मिल रहे हैं? 36। दोनों को मिला के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बने? 38। अब मुद्दे की बात यह कि ग्लूकोज कहां से आया? तो ग्लूकोज कहां से आया? हमारी बॉडी ने एसिमिलेशन नाम की प्रोसेस की थी। याद करो, हमने जब डाइजेशन पढ़ा था उसमें हमने एसिमिलेशन नाम की एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि ब्लड जो है वो एसिमिलेशन करता है, यानी वो इस फूड मटेरियल को कहां पहुंचाता है? सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये वहीं से ग्लूकोज आया। तो इस तरह से हमारी बॉडी में कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल हो कहां रही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में? तो मैट्रिक्स नाम का पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। और इसी कारण हम क्या बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो यहां तक हमको प्रोसेस मिल जाती है कौन सी? रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद।